हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। और आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो लास्ट ईयर एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी या केवीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन के साथ में मैं आपको बताऊंगा उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब यदि हम डायनेमो की बात करते हैं तो डायनेमो का दूसरा नाम जनरेटर भी है। सामान्य भाषा में हम इसे जनरेटर भी कहते हैं। और जनरेटर जो है या डायनेमो जो है फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। और इसकी खोज 1831 में माइकल फैराडे ने की थी। याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने 1831 में डायनेमो या जनरेटर की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायनेमो के सिद्धांत पर काम करता है तो फैराडे के सिद्धांत पर ये काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो का अर्थ ये होता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां या कितनी महिलाएं हैं, और उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। अब यदि हम भारत के लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 943 है भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका अर्थ यह है कि 1000 पुरुषों के ऊपर केवल 943 महिलाएं ही हैं यहाँ पर। वहीं यदि राज्यों की बात करें तो केरल राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंग अनुपात है हमारा हरियाणा राज्य के अंदर, जहां 1000 पुरुषों के ऊपर 879 महिलाएं हैं। अब यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पांडिचेरी में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, 1000 पुरुषों के ऊपर 1038 महिलाएं। और वहीं सबसे कम है दमन और दीव में, जहां पर 1000 पुरुषों के ऊपर 618 महिलाएं हैं केवल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ही हमारे गृह मंत्री भी थे। अब यदि हम बात करते हैं कि इन्हें सरदार की उपाधि कैसे मिली, तो सरदार पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसी प्रकार से 1918 में हुए खेड़ा संघर्ष में भी सरदार पटेल का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार पटेल को एक और कार्य से जाना जाता है, उन्होंने बीपी मेनन के साथ मिलकर देसी राज्यों का एकीकरण किया था। तो सरदार पटेल ने बीपी मेनन के साथ में राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये लोहे से बनी हुई है। और जहां पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है उस जगह का नाम है साधु बेट। साधु बेट नामक जगह पर ये मूर्ति बनी हुई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारत के वे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अब यदि हम नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो नीलम संजीव रेड्डी ही बने थे। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी थे। अब यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1956 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहां पर दिया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश दिया था। और बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। अब यदि मैं राजगृह की बात करता हूं तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। वहीं मैं बात करूं पाटलिपुत्र की तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और इस संगति की अध्यक्षता की गई थी उपगुप्त के द्वारा और अशोक ने इस संगति का आयोजन करवाया था। अब यदि मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं गया या बौद्ध गया की, तो बुद्ध को इस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में हमारी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
अब देखिए, यदि हम बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की बात करते हैं तो 4096.7 किलोमीटर जो है हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ में। अब यदि हम भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां पर बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है। अब यदि हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमा हम शेयर करते हैं चाइना के साथ में 3,888 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में 3,323 किलोमीटर की। अब कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो हमारा पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दो देशांतरों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। देखिए, कुल देशांतरों की संख्या है 360, और देशांतर रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा देशांतर रेखाएं जाती हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं, उन्हें हम गोरे कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में समय का अंतर होता है 4 मिनट, तो 4 मिनट समय का अंतर होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुल देशांतर की संख्या है 360, और देशांतर रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच में कुल समय अंतराल होता है 4 मिनट का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, कि जब परमाणु बम फटता है तो किस कारण से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी कारण से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। अब परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम आधारित होता है। अब वहीं यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए, परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो परमाणु बम की खोज की थी ओटो हॉन और फ्रिट्ज ने। ओटो हॉन एंड फ्रिट्ज ने 1938 में परमाणु बम की खोज की थी। अब एक टर्म्स और आती है यहाँ पर कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है, और इसका राइट आंसर है 3 भागों में छाया विभाजित हो जाती है। देखिए, ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया के 3 भाग या 3 शंकु होते हैं, उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और एंटुम्ब्रा। अब उम्ब्रा जो है ये सबसे गहरा और सबसे अंधेरे वाला भाग होता है, वहीं पे पेनुम्ब्रा जो होता है वो बाहरी भाग होता है। इसी प्रकार से एंटुम्ब्रा की बात करें तो ये आंशिक रूप से छायांकित भाग होता है। तो आप याद रखिएगा इन चीजों को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को जो है वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, यदि गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी जो है वो नासिक के त्रयंबक से निकलती है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कावेरी नदी को। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी है, और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है,
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए यह पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है। CSIR की फुल फॉर्म होती है वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और यह पुरस्कार किसे मिलता है, तो यह पुरस्कार साइंस में उल्लेखनीय और असाधारण अनुसंधान के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार CSIR के प्रथम डायरेक्टर शांति स्वरूप भटनागर की याद में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 के अंदर यह पुरस्कार शुरू किया गया था। और यदि बात करें कि पहला शांति स्वरूप पुरस्कार किसे दिया गया था, तो करिया मणिकम श्रीनिवास कृष्णन को 1958 में पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है या प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है और सेल डिवीजन का ये हार्मोन काम करता है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का काम ये हार्मोन या साइटोकाइनिन करता है। अब यदि मैं बात करता हूँ इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है हमारे पैंक्रियाज या अग्नाशय से निकलता है और इसका काम है मधुमेह या डायबिटीज को कंट्रोल करना। इसी प्रकार से यदि मैं थायरोक्सिन की बात करूं, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलता है और थायराइड ग्रंथि हमारे गले के अंदर स्थित होती है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एक मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, जो हमारा ओवरी, फीमेल की ओवरी होती है वो इसे रिलीज करती है। जो अंडाशय जिसको हम बोलते हैं वो इसे रिलीज करता है। एस्ट्रोजन के साथ में एक हार्मोन, एक फीमेल हार्मोन और है जिसे कि हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इसी प्रकार से यदि मेल हार्मोन्स की मैं बात करता हूं, तो मेल का सेक्स हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है उसे टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कई हार्मोन्स कवर हो गए हैं, इनमें से कोई ना कोई हार्मोन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलमार्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। अब यदि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का शरीर प्रस्तुत करना, यानी व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत करना। कोर्ट यह आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कि आप फला व्यक्ति को शरीर या कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करो। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट हमारे आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। वहीं पर हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्याज को काटने पर आंसू क्यों आ जाते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सल्फेनिक एसिड के कारण। सल्फेनिक एसिड के कारण प्याज को काटने पर आंसू आ जाते हैं। देखिए, प्याज के अंदर सिंथेज एंजाइम होता है और ये सिंथेज एंजाइम सल्फोक्साइड से रिएक्शन करके उसे सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और इसी सल्फेनिक एसिड के कारण प्याज को काटने पर जलन पैदा होती है और आंसू आते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार देता कौन है, तो भारतीय ज्ञानपीठ जो है इस पुरस्कार को देता है और 1965 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को, और इस पुरस्कार के अंदर 11 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप समूह कहां पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंडमान द्वीप समूह के अंदर बैरन द्वीप समूह स्थित है। देखिए, भारत के अंदर 2 ज्वालामुखी है, उनमें से एक ज्वालामुखी तो है सक्रिय और दूसरा ज्वालामुखी है जो शांत है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो तो बैरन द्वीप समूह में है, और जो शांत ज्वालामुखी है वो है नारकोंडम ज्वालामुखी। और जो ये बैरन द्वीप समूह ज्वालामुखी है ये एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, और बैरन द्वीप के ऊपर किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अब सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहां मनाया गया था, तो 28 फरवरी 1909 को अमेरिका के अंदर सबसे पहले महिला दिवस मनाया गया था। परंतु 1921 से पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 1921 से कंटिन्यूअसली हम 8 मार्च को महिला दिवस मना रहे हैं। अब यदि मैं बात करता हूं 15 मार्च को क्या आता है, तो 15 मार्च को आता है विश्व उपभोक्ता दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर डे। इसी प्रकार से 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को आता है राजस्थान दिवस,
और वहीं में मैं बात करता हूं 22 मार्च की, तो 22 मार्च को आता है विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस। बिहार स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैकाले पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मैकाले पर्वतमाला स्थित है। देखिए, मैकाले पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक और इसकी हाइट है 1036 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा ये। और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। वहीं पर मैं बात करूं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियां तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, मगर ये दोनों नदियां जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा के साथ साथ सोन नदी और महानदी भी निकलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर आपके फैक्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बने थे। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और वो किसके तहत बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया था, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अंदर सबसे वृद्ध या सीनियर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, जहां पर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब यदि हम बात करते हैं कि संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर, और इसके अंदर कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं इसके अंदर सदस्य थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये दोनों भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम का एक दूसरा नाम और है, इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने एक और वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।